के लिए विद्युत अपने पिता के कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर आया, अचानक एक थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो सबके सामने जाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये नजारा देख ध्रुव, जो प्याले से चाय का घूंट ले रहा था, उसे खांसी आ गई और उसके मुंह से चाय उछलकर बाहर आ गई। ऐसा होते ही जल्दी से उसने खुद को ये सोचकर संभाला कि कहीं विद्युत की दादी उसकी भी पीठ न थपथपा दे। ये नजारा देखकर इरा जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ ही खड़ी लीसा भी हंसने लगी, पर लड़कों की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर सकते थे कि विद्युत को कितना दर्द हो रहा होगा और कैसा लग रहा होगा। विद्युत ने अपने साथ एक बार फिर वही होते देखा तो इस बार उसने गुस्सा नहीं किया और उठकर अपने कपड़े झाड़े। वो दादी के पास गया और उनके कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर विनम्रता से बोला, अच्छा मेरी दादी, प्यारी दादी, मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊंगा। इस पर उसकी दादी ने गंभीर होते हुए कहा, आराम से आना, शायद मैं तुम्हें ना मिलूं, और अगर मैं ना मिलूं तो परेशान मत होना और अपने दोस्तों के साथ रहना। विद्युत से इतना कहने के बाद दादी इरा के एकदम पास गई और उन्होंने उसके कान में कहा, एल्फ राजकुमारी इरा, ये लो, तुम इसी के लिए आई थी ना। दादी ने ये इतने धीरे कहा था कि किसी को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। साथ ही उन्होंने एक अंगूठी इरा के हाथ में दे दी, जिसके बाद दादी ने कहा, वादा करो इरा, तुम विद्युत का ख्याल रखोगी। ये कहकर विद्युत की दादी अपने डंडे के सहारे घर के भीतर जाने लगी। इरा के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो दादी का व्यवहार देखकर भचमकी रह गई और मन ही मन सोच रही थी कि विद्युत की दादी की शक्तियों का स्तर क्या होगा और वो कितनी ताकतवर होगी। वो इस सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। ये आवाज ध्रुव की थी, जो कह रहा था, अब हमें चलना चाहिए। इधर जंगल से चार परछाइयां भी तेजी से वहां से निकलने लगी। इधर मुकाबले के मैदान में खूबसूरत लड़की अपने बड़े वैम्पायर से उतरी और सभी ताकतवर लोगों को नजरअंदाज करते हुए मंच की ओर जाने लगी। वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि दुदुसी थी, जिसे देख जहां एक और नौजवान पीढ़ी की नजर उस पर से नहीं हट रही थी, वहीं दूसरी ओर सभी ताकतवर लोग उसे नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन फिर भी अपनी नाराजगी को संभालते हुए सम्राट नागार्जुन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मुकाबले के मैदान के चारों ओर खास कुर्सियां रखी गई थी, जिनकी संख्या लगभग 100 थी। ये कुर्सियां उन योद्धाओं के लिए थी जो अब तक के मुकाबले में चुने गए थे। वहां उपस्थित लोगों ने उन योद्धाओं का सम्मान किया और सभी अपने पसंदीदा योद्धा का नाम लेकर पुकार रहे थे। मुकाबले के मैदान के चारों ओर बेहद बड़े साइज के पिलर्स थे, जिन पर ताकतवर जानवरों का पहरा था। इन पिलर्स पर सिल्वर टाइगर, व्हाइट यूनिकॉर्न, वैम्पायर, दिव्य चील, जो कि वेताल का साथी था, ऐसे जानवरों को जगह दी गई थी। विद्युत अपने साथियों के साथ मुकाबले के मैदान में पहुंच चुका था। इरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर कुछ नौजवान लड़कों ने आपस में कानाफूसी और हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था। जब विद्युत की नजर अपने सामने बैठे उन लोगों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव उमड़ पड़े थे, क्योंकि वो लोग इरा के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहे थे। वो सब सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाया और उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। विद्युत के शरीर से शक्तियां निकलते देख इरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपने मन ही मन में कहा, आज ये अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। फिर विद्युत को समझाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ विद्युत, अपने गुस्से पर काबू रखो। जब विद्युत ने इरा के हाथ का स्पर्श महसूस किया तो वो चौंक गया और उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा, जिस वजह से इरा ने अपना हाथ खींच लिया। इरा का हाथ इतना ठंडा इसलिए था क्योंकि उसके सामने बैठे लड़कों की बातें सुनकर कहीं ना कहीं इरा को भी गुस्सा आने लगा था और उसकी शक्तियां बाहर आने लगी थी, और यही वजह थी कि उसके शरीर का तापमान अचानक गिर गया था। तभी मंच पर खड़े बुजुर्ग द्रोण ने तेज आवाज में कहा, मुकाबले के नियम के अनुसार कोई भी योद्धा किसी भी योद्धा को मैदान में बने गोले से बाहर करके मुकाबला जीत सकता है, या फिर जब आपके सामने वाला योद्धा आपसे हार मान ले तो भी आप ये मुकाबला जीत जाएंगे। कोई भी योद्धा मुकाबले में जीतने के बाद अपने सामने वाले योद्धा पर हमला नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसे मुकाबले से बाहर होने के अलावा सख्त सजा दी जाएगी। इसी के साथ बुजुर्ग द्रोण ने 2 नंबर बोले और उनके बोलते ही एक योद्धा तेजी से अपनी कुर्सी पर से छलांग लगाकर मैदान में आ गया, जिस वजह से मैदान में धूल उड़ने लगी। उसके इस तरह के प्रदर्शन से सभी लोग जो मुकाबले को देखने आए थे खुशी से चिल्लाने लगे। असल में वो योद्धा अपनी शक्ति के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। उसके इस तरह से आने से बहुत सी लड़कियां तो उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी, जिसे देख उस मैदान में खड़े सफेद कपड़े वाले योद्धा के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। तभी जमीन कांपने लगी। सभी लोग हैरानी से उसे ही देखने लगे। उस नजारे को देखकर विद्युत बोला, कमाल का है ये लड़का, लेकिन इसके द्वारा काबू किया गया जानवर कहां है? क्या ये अकेले ही मुकाबला करेगा? इस पर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने जमीन के भीतर रहने वाले जानवर पर काबू किया है विद्युत। वो धरामूल शक्ति का जानवर है और छुपकर हमला करने में माहिर होता है। इसके साथ ही विद्युत की नजर मंच की ओर आती एक लड़की पर पड़ी। विद्युत ने देखा
कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसके बालों पर एक तितली बैठी हुई थी, वो धीरे धीरे चलकर आई और मैदान में एक छलांग के साथ कूद पड़ी। हवा में छलांग लगाने से उसके लंबे लंबे बाल लहराने लगे और वो तितली सुनहरी रोशनी से चमकते हुए उसके चारों ओर घूमने लगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या थी, जो एक बेहद खूबसूरत नीले रंग की ड्रेस पहने हुई थी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी जवान और बूढ़े लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई। विद्युत लगातार उसे ही देखे जा रहा था, जिस वजह से ईरा को बुरा लगने लगा और उसने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं लड़कों को इस राजकुमारी में ऐसा क्या दिखता है जो सभी इसके पीछे इतने पागल हैं। उसकी ये बात सुनकर विद्युत और ध्रुव के साथ कुछ लड़कों का ध्यान ईरा की ओर गया, जो गुस्से से राजकुमारी को देख रही थी। लेकिन तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई परी हो। इस पर ईरा ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, जिस दिन तुम किसी परी को देखोगे इसको भूल जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा एक परी और इस जमीनी राजकुमारी में क्या फर्क है। लेकिन मुझे यह देखना है कि तुम्हारी ये परी कितनी ताकतवर है। तभी वो लड़का जो मैदान में खड़ा था हंसते हुए बोला, राजकुमारी ऐश्वर्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये तितली कुछ ज्यादा ही कमजोर है मेरे दोस्त बीस्ट के सामने? पर तुम फिक्र मत करो, मैं इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं इस बात का पूरा ध्यान भी रखूंगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने बड़ी ही खूबसूरत अदाओं के साथ उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, वैभव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है तुम्हारे इस भद्दे बीस्ट के लिए। ऐसा कहते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी और वो मुकाबले के लिए तैयार होने लगी। तभी बुजुर्ग द्रोण ने इशारा करके दोनों योद्धाओं को मुकाबला शुरू करने की इजाजत दी। दोनों का मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि तभी एक तेज धमाके के साथ जमीन के अंदर से एक 10 फीट का जानवर बाहर निकल कर आया। उसका शरीर एक सांप की तरह लचीला था और वो हर एक पल में जमीन से अंदर और बाहर हो रहा था। उसका मुंह बहुत बड़ा था, जिसमें हजारों छोटे छोटे दांत थे। इस वजह से वो बहुत भयानक लग रहा था। वो सांप जैसा दिखने वाला बीस्ट तेजी से राजकुमारी की ओर बढ़ा और तभी उसके आसपास तेज रोशनी निकली और जैसे ही वो सांप जैसा दिखने वाला जानवर उस रोशनी से टकराया तो उसकी एक तेज चीख निकली। लेकिन उस जगह इतनी रोशनी होने के कारण किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इधर मंच पर बैठे आचार्य थामा ने कहा, महान वेदा, तुमने राजकुमारी को बहुत अच्छे से सिखाया है। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में इस लड़की ने एक बीस्ट एंजल पर काबू पा लिया। ये लड़की आगे जाकर बहुत ताकतवर योद्धा बनेगी। तभी लोगों को रोशनी कम होने के बाद नजर आया कि वो तितली एक खूबसूरत लड़की में बदल गई थी, जिसके सुनहरे पंख थे और उसके हाथ में एक लैंस यानी शूल था, जिससे उसने बीस्ट के सर पर दबाव बना रखा था और वो 10 फीट का सांप जैसा दिखने वाला जानवर उसकी वजह से जमीन पर पड़ा करा रहा था। उस लेंस पर इकट्ठी होने लगी और अचानक वो लेंस चमकने लगा। इसके बाद उस एंजल ने उस बीस्ट के मुंह पर पूरी ताकत से मारा, जिससे वो बीस्ट जमीन पर रगड़ खाता हुआ वैभव से जा टकराया और वो दोनों मैदान में बने गोले से बाहर हो गए। ये देखकर विद्युत हैरानी से बोला, ये लड़का तो राजकुमारी के एक ही वार में मुकाबले से बाहर हो गया। ये नजारा देखकर मुकाबला देखने आए सभी जवान लड़के चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। वहीं राजकुमारी ने एक नजर उस लड़के वैभव को देखा। इसके बाद उसने शोर मचाती भीड़ को एक नजर देखा और वो वापस चली गई। ये नजारा देख विद्युत बोला, कमाल है, राजकुमारी की ये छोटी तितली तो बहुत ताकतवर है। इसके साथ ही उसने अपने छोटे दिव्य सांप को छेड़ते हुए कहा, नागेश, क्या तुम इसे हरा पाओगे? नागेश समझ गया था कि विद्युत उसे उकसाने के लिए छेड़ रहा है, तो उसने उसे नजरअंदाज करना ही सही समझा। उसने अपना सिर उठाकर एक नजर विद्युत की ओर देखा और अलसाते हुए आंखें बंद करके सो गया। अपने छोटे दिव्य नाग को ऐसे सोते देख विद्युत ने एक गहरी सांस ली और आगे के मुकाबलों का इंतजार करने लगा। इसी तरह करीब 6 से ज्यादा मुकाबले हुए पर विद्युत को वो सभी कुछ खास नहीं लगे। तभी बुजुर्ग द्रोण ने एक और मुकाबले के लिए नंबर बोले। ये नंबर उसके नंबर से 1 कम था। ये नंबर ईरा का था। अपना नंबर पुकारे जाने के साथ ही ईरा चलकर मैदान में बने उस गोले में जाकर खड़ी हुई। तभी बुजुर्ग द्रोण ने कहा, लड़की, तुम्हारा साथी जानवर कहाँ है? क्या वो मुकाबले में भाग नहीं लेगा? बुजुर्ग द्रोण, अगर मेरे उस दोस्त ने मुकाबले में भाग लिया तो शायद ये मेरा प्रतिद्वंदी लड़का और इसका जानवर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। इसलिए मैं अकेले ही इस लड़के और इसके जानवर से मुकाबला करूंगी। असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य के समूह में से एक था, जिसने मुकाबले की शुरुआत में ईरा का मजाक उड़ाया था। इसी वजह से उसके चेहरे पर काफी नाराजगी थी। उसके सामने खड़े लड़के का नाम भीम था, जो कि 7 फीट हाइट का हट्टा कट्टा 25 साल का लड़का था। वो दूसरे स्तर का योद्धा था, जिसके पास फायर गोरिल्ला था। जब उस गोरिल्ला ने ईरा की बात को सुना तो वो नाराज हो गया और उसने आकाश की तरफ देखकर एक तेज दहाड़ लगाई, जिस वजह से वहां का तापमान बढ़ने लगा और एक पल में लोगों के पसीने छूटने लगे। इसके साथ ही भीम के हाथ में पकड़ी हुई तलवार भी लाल होने लगी और उसके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। लेकिन तभी ईरा के शरीर से भी शक्तियां निकलने लगी।
अचानक वहां के तापमान में गिरावट होने लगी और लोगों के पसीने एक पल में सूख गए। साथ ही आकाश से बर्फ गिरने लगी। यह नजारा देख महान ऋतिक वेदा ने कहा, तो आखिरकार तुमने अपनी शिष्या भी ढूंढ ली थामा? इस पर थामा चौंकते हुए बोले, क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो ऋतिक? ये मेरी शिष्या नहीं है। मैं खुद हैरान हूं और इसकी शक्तियों का स्तर भी नहीं जांच पा रहा हूं। ये लड़की बहुत ताकतवर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी योद्धाओं में इसकी शक्तियां सबसे अधिक होंगी। असल में थामा ने कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने अपना एक शिष्य बनाया है जिसने मुकाबले में भाग लिया है। इसलिए जब महान ऋतिक वेदा ने इरा को देखा तो उन्होंने उसे थामा की शिष्या समझ लिया। आचार्य थामा गंभीर होते हुए बोले, लेकिन ऋतिक, मुझे इसके बारे में पता करना होगा। आखिर ये है कौन? अब क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या खुल जाएगा इरा का राज? क्या जान पाएगा विद्युत इरा के बारे में? क्या होगा भीम का अंजाम? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रोमांचक कहानी के अगले एपिसोड में। सुनिए ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड। मुकाबले की शुरुआत में कुछ नौजवान लड़कों ने इरा का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से विद्युत और इरा दोनों को ही काफी गुस्सा आ रहा था। उस वक्त वो दोनों शांत रहे थे, लेकिन अब जब उन लड़कों में से एक भीम का मुकाबला इरा के साथ था और वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, तो इरा भी अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। इरा के शरीर से लगातार शक्तियां निकल रही थी, जिसे देख मुकाबले में मौजूद सभी योद्धा हैरान थे। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या इरा भीम को अकेले हरा पाएगी? मंच पर बैठे आचार्य थामा और ऋतिक वेदा के चेहरे के भाव भी बदल गए। महान ऋतिक वेदा ने कहा, थामा, क्या तुम पता कर पा रहे हो इस लड़की का स्तर क्या है? लेकिन थामा तो ऐसे भावहीन बैठे थे जैसे वो इस वक्त यहाँ मौजूद ही नहीं है। और महान ऋतिक वेदा की आवाज सुनकर वो हड़बड़ाते हुए बोले, महान वेदा, इस लड़की ने अपनी शक्तियों को छुपाने के लिए किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस लड़की की शक्तियां हम दोनों से थोड़ी ही कम होंगी। मुझे डर उस लड़के के लिए लग रहा है जो इसके सामने मुकाबले के लिए खड़ा है। कहीं वो इस लड़की को नाराज न कर दे। इधर मुकाबले के मैदान में जब भीम की नजर इरा पर पड़ी तो वो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। इस वक्त इरा सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमर तक लटकते उसके काले बाल सुनहरी रोशनी के कारण चमक रहे थे। उसके इस कदर खूबसूरत रूप के कारण मैदान में मुकाबला देखने आए लोग और योद्धा उस पर मोहित होने लगे। कुछ तो ये तक कहने लगे, इरा, तुम मेरे दिल की रानी हो, और उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे। लेकिन इरा ने उन्हें नजर उठाकर देखा तक नहीं और पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर एक नजर विद्युत की ओर देखा तो इरा को हंसी आ गई। दरअसल विद्युत एक टक इरा को ही देख रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था। इरा को हंसते देख विद्युत का ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाते हुए अपने आप को संभाला और अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। आसपास खड़े नौजवान योद्धाओं और सैनिकों ने जब देखा कि इरा का ध्यान उस लाल कोट वाले लड़के पर है तो वो सभी गुस्से के साथ विद्युत को देखने लगे। जब विद्युत का ध्यान उन सबकी नाराजगी से भरी नजरों पर गया तो वो हैरान हो गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जब मैदान में खड़े भीम ने ये देखा तो उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही थी। उसने आवेश में आकर कहा, विद्युत, एक बार मैं इरा को हरा दूं, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तुझसे कितना ज्यादा काबिल हूं। जब इरा ने यह सुना तो उसका ध्यान भीम पर गया और उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो देर क्यों कर रहे हो? मुकाबला शुरू करते हैं। इतना कहने के साथ ही इरा के शरीर से निकलती रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। जब भीम ने यह देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो नाराजगी से इरा को देख रहा था। हालांकि वो एक ताकतवर योद्धा था और उसका शक्ति स्तर भी तीसरे चक्र को पार करने की कगार पर था, लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर रहा था कि इरा ने अब तक अपना काबू किया हुआ जानवर बाहर क्यों नहीं निकाला था, जो कि उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी। इसलिए भीम ने तेज आवाज में कहा, इरा, क्या तुम अपना जानवर बाहर नहीं निकालोगी? जब इरा ने यह बात सुनी तो वो मुस्कुराकर बोली, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे गधे के साथ अगर एक बंदर भी हो तो तुम दोनों को भी हराने के लिए मुझे अपने दिव्य जानवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैदान में खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे, भीम, अपने नाम की इज्जत रख लेना। अगर तुम इस लड़की से हार गए तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? अपने चारों ओर से आती इन आवाजों को सुनकर भीम का चेहरा लाल हो गया और यही हाल उसके पास खड़े गोरिल्ला का था। हालांकि वो गोरिल्ला कोई दिव्य जानवर नहीं था, पर वो एक ब्लैक आर्मर का गोरिल्ला था जो अपनी शक्तियों की वजह से और अपने शरीर पर चढ़े कवच की वजह से काफी ताकतवर माना जाता था, जिस वजह से उसकी हमला करने की क्षमता तो अधिक थी ही, साथ ही उसकी बचाव की क्षमता उससे भी ज्यादा थी। इसके बावजूद भी इरा ने उसको एक बंदर कहकर उसका मजाक बना दिया था। हालांकि वो बंदर प्रजाति का था, लेकिन वो कोई मामूली बंदर नहीं था। इसलिए कोई इंसान जिसकी तुलना में उसका शरीर 10 गुना ज्यादा विशाल था, उसका मजाक बनाए
तो नाराज होना भी जायज था। ईरा ने एक बार भीम की ओर देखा तो भीम ने उसे कुछ इशारा किया। उसके ऐसा करते ही दोनों ने एक साथ हमला करने का निर्णय लिया। उसके शरीर से काली आभा निकलने लगी। तभी भीम के पीछे से आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके साथी लक्ष्य की थी, जिस कारण उसने अपने गुस्से को कम करते हुए पीछे मुड़कर देखा। लक्ष्य ने कहा, भीम, उस लड़की को ज्यादा बुरी तरह से मत हराना, आखिर वो एक लड़की है। यह कहकर लक्ष्य हंसने लगा। जब लक्ष्य की बात ईरा ने सुनी तो ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम, अगर तुम पहले हमला नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें हमला करने का मौका भी नहीं दिया। जब मंच पर बैठे बुजुर्गों ने यह सुना तो सभी सख्ते में आ गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी बुजुर्ग द्रोण ने कहा, ये लड़के पागल तो नहीं हो गई? हालांकि ये ताकतवर है और मैं भी इसकी सुनहरी आभा से हैरान, पर ये इतना नहीं जानती कि एक जानवर जब अपने वैश्यपन पर उतर आता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। जब उस गोरिल्ला ने ईरा की बात सुनी तो उसका शरीर कांपने लगा और उसका शरीर इस बार पहले से अधिक बड़ा हो गया। अब उसका शरीर करीब 25 फीट का हो गया था और वो तेजी से दौड़कर ईरा की तरफ आने लगा, जिसे देख विद्युत ने कहा, ईरा, उससे संभल कर रहना, वो वैश्यपन पर उतर आया है, वो जानलेवा हमला करेगा, उसके हमले से बचो। ये सुनकर ईरा ने विद्युत को मुस्कुराकर देखा और एक पल में ही उसकी आंखें भी सुनहरी हो गई। लेकिन वो गोरिल्ला तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से पूरा मैदान धम धम की आवाज से गूंजने लगा। साथ ही उसके शरीर पर काली आभा और ज्यादा सघन हो गई और वो किसी हैवान की तरह दिखने लगा, जिसे देख विद्युत के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी उसके पास बैठे ध्रुव ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ईरा चाहे तो तुम्हें, मुझे और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बुजुर्ग द्रोण को भी टक्कर दे सकती है। बस देखते जाओ। इस लड़की की शक्तियां इतनी ज्यादा है कि मैं भी इससे डरता हूं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इतना नाराज क्यों हो गई है। उधर भीम भी अपनी सील बनाने में लगा हुआ था और उस वक्त वो ये भूल गया कि ये सिर्फ एक मुकाबला था, ना कि कोई लड़ाई। उसने ताकतवर हमले की तैयारी कर ली। उसके शरीर से निकलती शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि वहां एक गर्मी सी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगी। ये देख बुजुर्ग जिहाद हड़बड़ाते हुए उठकर बोले, भीम, ये एक मुकाबला है, तुम इस तरह से किसी पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन शायद बुजुर्ग जिहाद ने यह कहने में काफी देर कर दी थी। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग द्रोण ने कहा, बुजुर्ग जिहाद, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि किसी तरह से ये लड़की इस हमले को रोक ले, वरना ये बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। भीम भी अब तेज रफ्तार में बढ़ चुका था। दोनों को एक साथ आते देख भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाकर बोले, यह दोहरा हमला है, ये भीम तो सच में एकदम निर्लज है, ये एक लड़की पर दोहरा हमला कैसे कर सकता है। लेकिन मैदान में खड़ी ईरा को तो जैसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी, इसलिए उसने अपनी शक्तियां बढ़ाई। उसके ऐसा करते ही आसपास की छोटी बड़ी चट्टानें कांपने लगी और कुछ ही सेकंड्स में हवा में उड़ते हुए ईरा की तरफ आने लगी। सभी को ऐसा लगा कि यह हमला गोरिल्ला ही कर रहा था। उसी वक्त वहां तेज आवाज हुई, जिससे वहां धूल उड़ने लगी और सारा वातावरण धूल से भर गया। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब धूल हटी तो सबने देखा कि गोरिल्ला ने अपने दोनों हाथों से तेज हमला ईरा पर किया था, लेकिन वहां ईरा थी ही नहीं। वहां तो बस पत्थरों का ढेर था, जिसे देखकर सब चौंक गए और हैरानी से ईरा को पूरे मैदान में चारों तरफ देखने लगे। लेकिन यह हाल सिर्फ उन लोगों का था जो शक्ति स्तर के दूसरे पड़ाव में थे, जिन्होंने अपना तीसरा पड़ाव हासिल कर लिया था। वो जानते थे कि पत्थरों के बीच एक ताकतवर शक्ति मौजूद है और वो अभी जिंदा है और एकदम सही सलामत है। गोरिल्ला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो एक दो कदम पीछे हटा और देखने लगा, लेकिन तभी पत्थरों का ढेर हटने लगा और सुनहरी रोशनी के भीतर ईरा बिल्कुल सही सलामत खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे इस हमले से कुछ हुआ ही ना हो। ये देख गोरिल्ला के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी बेरहमी तो जैसे गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। लेकिन तभी भीम ने एक छलांग लगाई और हवा में तेजी से मुक्का बनाकर ईरा के पेट की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वो मुक्का ईरा तक पहुंच पाता, ईरा ने हवा में छलांग लगाई और भीम के मुक्के को अपने उल्टे हाथ से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा, जिस वजह से वो तेज रफ्तार से लुढ़कता हुआ मैदान की दीवार से टकरा गया। जब उस गोरिल्ला ने ये देखा तो खौफ से वो कांपने लगा और जैसे ही उसने मुड़कर ईरा को देखा तो उसने पाया कि एक बड़ा मुक्का जो सुनहरी रोशनी से बना था सीधा उसके मुंह पर आकर लगा, जिस वजह से उसके कुछ दांत टूटकर वहीं गिर गए। इसके साथ ही वो मैदान में घिसक कर भीम के बगल में जाकर दीवार से टकराया। जब सबने ये नजारा देखा तो सभी डर से कांपने लगे और कुछ लोग जो अभी तक ईरा को अपने दिल की रानी कहकर चिल्ला रहे थे, उन्होंने तो डरकर अपने गाल पर हाथ तक रख लिया। सभी के मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खौफनाक भी हो सकती है। सभी के मन में एक ही सवाल था
आखिरकार ये लड़की है कौन? सभी भौचक के बैठे ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे और उनकी नजरें जैसे इरा पर गड़ी हुई थी। लेकिन इरा तो उन सभी को नजरअंदाज करके धीरे धीरे चलकर विद्युत के पास आकर बैठ गई। इरा ने मुस्कुराकर विद्युत से कहा, क्या हुआ विद्युत, ऐसे क्या देख रहे हो? विद्युत ने हैरानी से कहा, तुमने वो धरामूल शक्ति का हमला कैसे किया? क्या तुमने धरामूल तत्वों पर काबू पा लिया है? ऐसा कहते वक्त विद्युत के माथे पर हैरानी की रेखाएं साफ देखी जा सकती थी। क्या जवाब देगी इरा विद्युत के सवाल का? क्या इरा ने सच में धरामूल तत्व जागृत कर लिया है? आखिर कौन से स्तर पर है इरा? क्या शानदार प्रदर्शन को देखकर विद्युत ने इरा से पूछा, क्या तुमने धरामूल तत्व को काबू कर लिया है? विद्युत की बात सुनकर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो तो मेरे पास एक ग्रंथ है जिसमें ऐसे बहुत से ताकतवर हमलों के बारे में जानकारी दी गई है। उसी की वजह से मैं ऐसा हमला कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ऐसा कहते वक्त इरा के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि इरा विद्युत से झूठ नहीं बोल रही थी। उस तमाम भीड़ के अलावा वहां 3 और लोग थे जिनका ध्यान इरा और विद्युत की ओर था। वो लोग इस बात से बहुत नाराज थे कि इरा आखिर क्यों विद्युत से इतना मुस्कुराकर बात कर रही थी। उसी वक्त किसी लड़की ने बड़े ही प्यार से कहा, मुबारक हो इरा, तुम मुकाबला जीत गई। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस दिव्य जानवर को नहीं देख पाई। जब इरा ने नजरें उठाकर सामने देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि राजकुमारी ऐश्वर्या उस वक्त उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसे उसकी शक्तियां महसूस नहीं हुई थी। इसलिए इरा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी ऐश्वर्या, मुझे मालूम नहीं था कि आपको मेरे दिव्य जानवर में इतनी रुचि है, लेकिन अफसोस आप उसको देख नहीं पाओगे। सच तो यह है कि यहाँ कोई इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि मुझे अपने दिव्य जानवर की मदद लेनी पड़े। ऐसा कहते वक्त उसके चेहरे के भाव शांत थे, लेकिन उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी की चमक थी। जब राजकुमारी ने इरा की बात सुनी तो उसने अपने बालों में उंगली फेरते हुए कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारी शक्तियां देखना चाहूंगी। क्या पता अगले मुकाबले में हम आमने सामने हो। ऐसा कहते वक्त ऐश्वर्या के चेहरे पर एक राजकुमारी वाला गुरूर था। इरा ने भी ऐश्वर्या से खूबसूरत अंदाज में कहा, वैसे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कभी हम आमने सामने हुए तो राजकुमारी मैं पहले ही बता देती हूँ। उस दिन आप अपने इस दिव्य एंजल के गुरूर को भी टूटने से बचा नहीं पाएंगी, इसलिए मैं आपसे आज ही माफी मांगती हूँ। इरा की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या के चेहरे पर नाराजगी का भाव नजर आने लगा और उसके शरीर से शक्तियां निकलने लगी और इरा की भी सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। जब विद्युत ने दोनों लड़कियों को देखा तो उसने खांसने के साथ ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? विद्युत ने ये इतनी धीमी आवाज में कहा था कि सिर्फ राजकुमारी और इरा ही सुन सके। तभी बुजुर्ग द्रोण ने अगले मुकाबले के योद्धाओं का नाम लिया। उनकी आवाज ने तीनों का ध्यान उस ओर खींचा। नाम की घोषणा होते ही सामने से एक योद्धा तेज रफ्तार के साथ मैदान में आया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को सिर्फ एक बड़ी काली परछाई नजर आई, जो उसके और उसके साथी जानवर की थी। वहीं उसके सामने खड़ा होने वाला योद्धा और कोई नहीं, वहान था, जिसके पास उसका ड्रैगन विंग स्पाइडर खड़ा था। उसके सामने खड़े तेजस ने कहा, क्या तुम इस मुकाबले के लिए तैयार हो? यह कहकर तेजस शांत खड़ा हो गया और अपने ब्लैक शैडो टाइगर पर हाथ फेरने लगा। जब वहान ने यह देखा तो उसने भी निडर भाव से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। जैसे ही वहान ने यह कहा, ब्लैक शैडो टाइगर तेजी से उसके सामने आ गया और अपने सामने खड़े उस स्पाइडर पर पंजे से हमला किया। उसके हमले में एक अंधेरा कोहरा था, जिस वजह से वो हमला किसी को नजर तक नहीं आया। हमला सीधा ड्रैगन विंग स्पाइडर के पंख पर लगा और उसका पंख जख्मी हो गया। जब विद्युत ने यह सब देखा तो वो हैरानी से बोला, यह कैसा हमला था और ये किस तरह की शक्तियां हैं? जब इरा ने सुना तो वो नाराजगी के साथ बोली, ये शक्तियां मामूली नहीं है विद्युत। असलियत में इस लड़के और इसके ब्लैक शैडो टाइगर की आत्मा एक दूसरे से जुड़ने के पहले पड़ाव को पार कर चुकी है, जिस वजह से ये तेजस की वायु मूल शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा है और इसकी रफ्तार दुगनी हो गई है। पर हैरानी की बात यह है कि इंद्रपुरी साम्राज्य में इसने इस तकनीकी ग्रंथ को हासिल कैसे किया? वैसे तो ये तुम्हारे अग्निमूल ग्रंथ की तरह ताकतवर नहीं है। अगर ये अपने तीनों पड़ावों को पार कर गया तो ये अपने ताकतवर हमलों को इस कदर रफ्तार से कर पाएगा कि कोई 7 चक्रों को जागृत करने वाला योद्धा भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह की शक्तियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है विद्युत, इन्हें अग्निमूल हमले से बहुत नुकसान पहुंचता है। उस हमले से इनकी शक्तियां मुकाबला नहीं कर पाती और काफी कमजोर पड़ जाती हैं। उधर मैदान में वो ब्लैक शैडो टाइगर लगातार स्पाइडर पर हमला कर रहा था, जिस वजह से वो लगातार पीछे हट रहा था। अचानक एक कोहरे का हमला उसकी ओर आया। ठीक उसी वक्त ड्रैगन विंग स्पाइडर ने अपनी शक्ति से बने जाल से वहान को वहां से खींच लिया, जिस वजह से वो हमला सीधा जमीन से आकर टकराया और वहां की जमीन रहस्यमय ढंग से गायब होने लगी।
कुछ ही देर में वहां एक 15 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। ये देख वुहान ने कहा, धोखे से हमला, क्या यही है तुम्हारी ताकत? इस पर तेजस ने कहा, मूर्ख लड़के, तुम मुकाबले के मैदान में हो, खेल के मैदान में नहीं। ये कहकर तेजस फिर से तेज रफ्तार में आगे बढ़ा, पर तभी ड्रैगन विंग स्पाइडर ने अपनी शक्ति से बने जाल को उस पर फेंका। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो जाल कोहरे की चपेट में आते ही गायब हो गया। वो हमला नाकाम होते देख तेजस ने कहा, तुम्हारे मामूली हमले मुझ पर असर नहीं करेंगे, और मेरी मजबूरी यह है कि मैं तुम जैसे लड़के पर अपना ताकतवर हमला भी नहीं कर सकता, वरना तुम जीवित ही नहीं रहोगे। ये सुनते ही अब तक शांत बैठी एक लड़की ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तेजस, तुमने उस ग्रंथ से काफी कुछ सीख लिया है। ये आवाज दुदुसी की थी। जब नागार्जुन, महान ऋतिक वेदा और आचार्य थामा ने यह सुना तो वो नाराजगी के साथ तेजस को देखने लगे। बुजुर्ग द्रोण ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर कोई मुकाबले में हार मानना चाहता है तो मुकाबले के दौरान पीछे हट सकता है। क्योंकि वो भी जानते थे कि दुदुसी का ये शिष्य काफी खतरनाक हमले कर रहा था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हमले महसूस करना बहुत मुश्किल था। वुहान कुछ बोलता उससे पहले ही तेजस ने एक और ताकतवर हमला करते हुए कहा, अंधेरा कोहरा। अगले ही पल पूरे मैदान में कोहरा फैल गया, जिस वजह से वुहान को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। उसी समय एक लड़का मुकाबले के मैदान से बाहर आ गया, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का तेजस था। वो चलते हुए मैदान से जाने लगा। जब ईरा, ध्रुव और विद्युत समेत बाकी सभी लोगों ने देखा कि वुहान कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो लीसा ने आगे आकर एक तेज हमला किया जिससे कोहरा हट जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस कोहरे पर लीसा की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर आचार्य थामा ने अपनी मूल शक्तियों की मदद से एक बवंडर तैयार किया, जिसने एक पल में सारे कोहरे को हवा में उड़ा दिया। कोहरे के हटते ही मैदान में सबको नजर आया कि वुहान भूमि पर अचेत पड़ा है। ये देख सब भागकर उसके पास गए, और आचार्य थामा भी अपने पंख खोलकर उड़ते हुए उस लड़के को देखने गए। वुहान की हालत देख विद्युत ने गुस्से से कहा, तेजस, ये एक मुकाबला था। जब तेजस ने यह सुना तो मुड़कर कहा और कहा, हाँ, ये एक मुकाबला था, और तुम्हारा दोस्त मुझसे मुकाबला करने के लायक ही नहीं था। उसे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनते ही विद्युत ने कहा, अच्छा तो आ, मेरा सामना कर, अगर तुझे इतना गुरूर है तो। ऐसा कहते वक्त विद्युत की आंखों में बिजली चमकने लगी, लेकिन तभी एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। यह कोई और नहीं, ब्लैक शैडो टाइगर था। ब्लैक शैडो टाइगर विद्युत पर हमला करने ही वाला था कि तभी विद्युत के हाथ पर लिपटा नागेश तेजी से आगे आया और उसने अपनी पूंछ से बिजली का वार टाइगर पर किया, जिसके बाद एक तेज धमाका हुआ। मैदान में ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों में बिजली कड़क रही हो। ये मंजर काफी खतरनाक था। बहुत सी लड़कियों ने तो डर से अपनी आंखें ही बंद कर ली। तभी वहां एक तेज आवाज गूंजी, अगर किसी ने एक और मुकाबले के नियम को तोड़ा तो मैं उसे मुकाबले से बाहर कर दूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी शक्तियों और जानवरों को काबू करो। आचार्य थामा ने वुहान को देखते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, यह लड़का बिल्कुल ठीक है, बस जहरीले कोहरे ने इसकी बहुत सी अंदरूनी शक्तियां खत्म कर दी है। यह सुनकर भी विद्युत का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो इरा फौरन विद्युत के पास आई और उसने कहा, वुहान ठीक है विद्युत, अब तुम भी शांत हो जाओ, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। विद्युत ने इरा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं इरा, इसका गुरूर तो मैं ही तोड़ूंगा। यह कहकर विद्युत ने अपनी शक्तियां वापस ले ली। जब महान ऋतिक वेदा ने देखा कि विद्युत ने अपनी शक्तियां वापस ले ली हैं, तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, ये नियम तुम पर भी लागू होते हैं तेजस, और आज जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें मुकाबले के बाद हर जाने का भुगतान भी करना पड़ेगा। मैंने खास तौर पर कहा था कि कोई भी जानलेवा हमला इस मुकाबले के नियमों के खिलाफ है। तेजस ने महान ऋतिक वेदा की बात पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि ऋतिक वेदा को भी मुझे कुछ कहने के लिए सोचना पड़ेगा। तेजस के जाते ही उसके साथ ही ब्लैक शैडो टाइगर भी मुड़कर उसके पीछे जाने लगा। वुहान को भी मुकाबले के मैदान से ले जाया जा चुका था। इसके बाद कुछ और मुकाबले हुए, जिनमें लीसा और ध्रुव का मुकाबला भी हुआ। उनका सामना बहुत ही आम योद्धाओं से हुआ था, तो वो आसानी से जीत गए। तभी बुजुर्ग द्रोण ने दो नाम ऐसे लिए कि मुकाबले के मैदान में लोगों में खुसर खुसर शुरू हो गई, क्योंकि बाजार में हुए हमले की लड़ाई और मुकाबले के दूसरे भाग में हुए बुजुर्ग द्रोण के साथ के हादसे को सभी जानते थे। यहां दूसरी ओर मैदान में सफेद और लाल कपड़े पहने दो योद्धा आमने सामने खड़े थे। विद्युत के सामने खड़े लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, आज कौन बचाएगा तुझे? आज तो इरा भी नहीं है और ना ही सेनापति सुहाना। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भी वुहान के पास बिस्तर पर लेट जाएगा। विद्युत ने लक्ष्य की बातों को नजरअंदाज करते हुए धीमी आवाज में कहा, तेरी बकवास सुनकर एक बात का तो पक्का पता चल गया है कि तू बुजुर्ग द्रोण का ही शिष्य है।
लक्ष्य ने जब यह सुना कि विद्युत फिर से उसका उसके आचार्य बुजुर्ग द्रोण का मजाक बना रहा है, तो उसने देर न करते हुए अपनी तलवार को निकालते हुए छलांग लगाई और ब्लैक आर्मर गोरिल्ला पर चढ़ गया। गोरिल्ला ने भी अपनी पूरी शक्तियां बाहर निकाली और भूखे भेड़िए की तरह विद्युत और उसके दिव्य सांप की ओर दौड़ने लगा। मुकाबले के मैदान में खड़े विद्युत को तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। अच्छी हरी लाइन भी चमकने लगी। खड़े विद्युत को तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। अचानक उसके हाथ पर लिपटा दिव्य छोटा नाग हरे रंग की रोशनी से चमकने लगा। उसके शरीर पर बनी हरी लाइन भी चमकने लगी और अगले ही पल वो 15 फीट बड़ा हो गया। उसके भयानक दांत भी दिखने लगे। पलक झपकते ही उस छोटे दिव्य नाग ने अपने मुंह से एक जहरीले हरे रंग का कोहरा निकालना शुरू कर दिया, जिसे देख लक्ष्य हंसते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी विद्युत। तुम जैसा योद्धा ऐसी ही हरकत कर सकता है, लेकिन शायद तुम भूल गए कि मैं अपना दूसरा चक्र जागृत कर चुका हूं। इसलिए मुझ पर तुम्हारे इस जहरीले कोहरे का असर तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा दिव्य जानवर मुझसे एक स्तर ज्यादा का ना हो। लक्ष्य जैसे ही उस जहरीले कोहरे में घुसा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और उसकी रफ्तार कम होने लगी। दरअसल लगातार सोते हुए दिव्य छोटे सांप ने अपना तीसरा स्तर पार कर लिया था। हालांकि वो अभी अपने तीसरे स्तर के पहले पड़ाव पर ही था, पर उसके शक्ति बिंदुओं के कारण अब वो जहरीले कोहरे का हमला कर सकता था। दूसरी तरफ लक्ष्य के पास इस हमले से बचने का तरीका था। उसने अपने हाथ से ऊर्जा को कोहरे पर छोड़ा और वो कोहरा बदबू के साथ पिघलकर हटने लगा। लेकिन तब तक विद्युत अपने अगले हमले की तैयारी कर चुका था और उसने दिव्य सांप के ऊपर से छलांग लगाकर एक मुक्का लक्ष्य की ओर मारा। उसका मुक्का विद्युत ऊर्जा से चमक रहा था, जिस वजह से लक्ष्य को वो नजर नहीं आया और समय पर बचाव न होने के कारण लक्ष्य के कंधे से खून बहने लगा। विद्युत इतने पर भी नहीं रुका। उसने अपने भाले पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने चक्र को जागृत किया। उसके चक्र से ऊर्जा का तेज बहाव निकलकर उसके भाले पर घूमने लगा। तभी आकाश में तेज बादल गरजने लगे और एक बिजली आकाश को चीरते हुए उस भाले पर आकर गिरी, जिससे वो ऊर्जा के साथ चमकने लगा। जब मुकाबला देखने आए लोगों ने यह दृश्य देखा तो बहुत से लोगों के मुंह से निकला, क्या ये लड़का केवल 2 बार में ही मुकाबला खत्म करना चाहता है? तभी एक आदमी बोला, सच में यकीन नहीं होता 15 साल की उम्र में ये लड़का कितना क्रूर है। उसके बगल वाला आदमी बोला, अरे भाई, कल लक्ष्य ने अपने साथियों के साथ इस पर अचानक हमला किया था। उस वक्त अगर इसके साथी नहीं आते तो ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसी बात का बदला ले रहा है ये। लेकिन इतनी सी उम्र में ये इतना बेरहम है, तो जब ये अपने 7 चक्रों को जागृत करेगा तब क्या होगा? क्या परिणाम होगा विद्युत और लक्ष्य के मुकाबले का? क्या विद्युत जीत पाएगा ये मुकाबला? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर। विद्युत और लक्ष्य के बीच मुकाबला शुरू हो गया था। विद्युत के साथ ही दिव्य सांप नागेश ने जहरीले कोहरे का हमला लक्ष्य पर कर दिया था। जब जहरीले कोहरे के हमले से बचने के बाद लक्ष्य का ध्यान विद्युत के हाथ में मौजूद उस शक्तियों से भरे भाले पर गया तो वो हैरान हो गया। उस भाले को देख लक्ष्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने अपने गोरिल्ला को तैयार होने के लिए कहा। असल में लक्ष्य किसी भी मामले में विद्युत से कमजोर नहीं था, इसलिए वो समझ गया था कि अगर विद्युत अपने हमले में कामयाब हो गया तो वो आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगा। लक्ष्य की बात को समझने के बाद उसका गोरिल्ला तेजी के साथ अपनी अंधेरी शक्तियां बाहर निकालकर अपने कवच को मजबूत करने लगा, जिससे वो अपने साथी और खुद को उस ताकतवर हमले से बचा सके। मैदान में चल रहे इस मुकाबले को देखते हुए पास ही ऊंचे मंच पर बैठे बुजुर्ग द्रोण ने महान ऋतिक वेदा से कहा, ये लड़का एक जानलेवा हमला कर रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इस मुकाबले के नियमों के अनुसार इसे बाहर कर देना चाहिए? जब ऋतिक वेदा ने बुजुर्ग द्रोण की बात सुनी तो वो कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी आचार्य थामा बोले, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमला उस ब्लैक आर्मर गोरिल्ला की बचाव शक्ति से बने कवच को तोड़ने के लिए हो। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका शिष्य बिना किसी मेहनत के ही मुकाबले को जीत जाए? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप भी ऐसा सोचते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोचते बुजुर्ग द्रोण कि विद्युत लक्ष्य से ज्यादा ताकतवर है? ये कहकर आचार्य थामा खिलखिलाकर हंसने लगे। उधर बुजुर्ग द्रोण के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो शांत हो गए और मुकाबला देखने लगे। उस भीड़ से भरे मैदान में भी कुछ ऐसा ही हाल था, बल्कि बहुत से लोग तो मुकाबले को लेकर दोनों योद्धाओं पर दांव तक लगाने लगे। मैदान में 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां लगातार विद्युत को देखे जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे वो बोली, विद्युत का यह हमला काफी ताकतवर है। सच में यकीन नहीं होता इसने अपने पास ऐसा हमला भी संभाल कर रखा था। इस पर दूसरी लड़की जो खूबसूरती के मामले में लाल ड्रेस वाली ही लड़की से कम नहीं थी, वो बोली, रहने दो, इस हमले को तो मेरा साथी जानवर भी रोक लेगा। वो दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि मायरा और नायरा थी। मायरा ने मुस्कुराकर अपनी बहन से कहा, बहना, तुम इस लड़के की शक्तियों से जल तो नहीं रही हो? इस पर नायरा ने कहा, बहना, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये लड़का मुझे हरा सकता है? तभी नायरा ने अपनी ओर घूर रहे लड़कों से गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो?
अगर तुम लोगों ने घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उठाकर मुकाबले के मैदान के बीच फेंक दूंगी। इस पर उसकी ओर घूर रहे लड़के डर कर इधर उधर देखने लगे। तभी वहां एक इंसान की आवाज आई। वो लड़का पूरी तरह काले कपड़ों से कुछ इस तरह से ढका था कि उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। दोनों बहनों ने मुड़कर देखा और नायरा ने पूछा, कौन हो तुम? नायरा के सवाल के जवाब में एक मीठी सी आवाज आई, ये जिहान है, पाताल साम्राज्य के अंधेरे दल से है ये। उस आवाज को सुनते ही दोनों बहनों और उस काले नकाब वाले लड़के ने आवाज की दिशा में देखा। वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की हरे रंग के सुंदर कपड़े पहने खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इरा थी। अपनी और सभी की नजरें देख इरा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, बेताल, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी यहां इस मुकाबले में आए हो। अब जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात खास तौर पर ध्यान रखना, विद्युत से दूर ही रहना, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैं कौन हूं और तुम्हारा क्या हाल करूंगी। इरा की बात सुनकर वो काले नकाब वाला लड़का हड़बड़ाते हुए बोला, अरे राजकुमारी, मेरा मतलब इरा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके ऐसा कहने के बाद सभी लोग इरा और उस नकाब वाले लड़के को देख रहे थे, लेकिन इरा सबको नजरअंदाज करके मुकाबले को देखने लगी। उधर मुकाबले के मैदान में विद्युत का हमला तैयार हो चुका था, जिसे देखने के साथ ही उसने एक तेज आवाज में भाले को चिल्लाकर कहा, विद्युत शक्ति भाला। भाला तेज रफ्तार में जहरीले कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। अपनी ओर आते इस ताकतवर हमले को देखकर ब्लैक आर्मर गोरिल्ला ने अपने कवच को मजबूत करने के लिए और अधिक शक्तियां बाहर निकाली। हमले को देख महान ऋतिक वेदा अपने पास बैठे आचार्य थामा से बोले, तुम्हें क्या लगता है थामा, क्या ये विद्युत का शक्ति अस्त्र उस गोरिल्ला के कवच को तोड़ने में सक्षम है? इस पर आचार्य थामा ने कहा, दोनों ही ताकतवर हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। असल में उस कवच को देखकर आचार्य थामा भी मन ही मन परेशान थे। उधर मैदान में विद्युत का शक्ति अस्त्र तेज रफ्तार के साथ गोरिल्ला के शक्ति कवच से जाकर टकराया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। धमाके से आसपास शक्तियां फैलने लगी, साथ ही भूमि में दरारें पड़ने लगी और वो पूरा मैदान एक कोहरे से ढक गया। उस कोहरे से बिजली के कड़कड़ाने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो कोहरा वहां से अलग हुआ तो सबको दिखा कि ब्लैक आर्मर गोरिल्ला के कवच में दरारें पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वो दरारें बढ़ने लगी और कवच टूट गया। जैसे ही कवच टूटा, लक्ष्य चिल्लाकर बोला, अग्नि अस्त्र धमाका। उसने अपने हाथ में बनाए हुए अग्नि ऊर्जा से बने गोले को तेज रफ्तार के साथ विद्युत की ओर फेंका। वो गोला हवा को चीरते हुए विद्युत की ओर जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर लक्ष्य और गोरिल्ला दोनों ही शरीर से शक्तियां बाहर निकलने के कारण हांफ रहे थे। हालांकि विद्युत के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन वो अपने भाले को आगे करके उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो अग्नि अस्त्र उस सुनहरी बिजली से चमकते भाले से टकराया, वैसे ही विद्युत कुछ कदम पीछे हो गया। सभी का ध्यान मैदान की ओर था कि तभी विद्युत ने मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखा और तेज आवाज के साथ अपने भाले को आकाश की ओर किया। फिर तेज आवाज में चिल्लाकर वो बोला, आकाशीय विद्युत की तलवार का हमला। विद्युत के ये बोलते ही बिजली की गर्जन सुनाई देने लगी। अगले ही पल तेज बिजली धीरे से एक खंजर का रूप लेने लगी। ये देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या बोली, एक और विद्युत शक्ति अस्त्र। इस लड़के के पास और ऐसे कितने दिव्य हमले हैं। ऐश्वर्या के विपरीत इरा तो लगातार मुस्कुराकर विद्युत को ही देखे जा रही थी। उधर मुकाबले में लक्ष्य के चेहरे पर डर था, क्योंकि उसकी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी तेज बिजली कड़कड़ाई और आकाश से एक खंजर जो बिजली की तरह चमकदार था, तेजी से एक पल में लक्ष्य से जाकर टकरा गया, जिस वजह से वहां एक तेज धमाका हुआ और लक्ष्य और ब्लैक आर्मर गोरिल्ला दोनों मुकाबले के मैदान से दूर जाकर गिरे। उनके शरीर में शक्तियां बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से उसने खून की उल्टी कर दी। इसके साथ ही लक्ष्य ने एक बार अपने साथी जानवर को देखा और अपनी हार स्वीकार कर ली, जिसके बाद विद्युत भी मुकाबले के मैदान से बाहर जाने लगा। असल में विद्युत की शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो भी थका हुआ नजर आ रहा था। मुकाबले के बाद उसके चेहरे पर भी थकान साफ तौर पर देखी जा सकती थी। विद्युत और लक्ष्य के मुकाबले के बाद कुछ और मुकाबले हुए, जिसमें कुछ और नए चेहरे सामने आए, जिन्होंने अपनी शक्तियों से आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा को हैरान कर दिया। इसके साथ ही मुकाबले का पहला दिन खत्म हो चुका था। आखिरी मुकाबले के बाद बुजुर्ग द्रोण ने मुकाबले के खत्म होने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये बताया, इस मुकाबले के दौरान सभी योद्धाओं के रहने के लिए राजघराने के लीडर राजा नागार्जुन ने इंतजाम किया है। ऐसा करने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण था कि कोई योद्धा हारने के बाद बदला लेने के लिए दूसरे योद्धा पर हमला न कर दे। अगर साम्राज्य के अंदर कोई योद्धा जख्मी हो जाता तो दूसरे साम्राज्य के लोग उस साम्राज्य का बहुत मजाक बनाते। दूसरा कारण था कि कोई योद्धा अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए किसी की मदद न ले सके।
इसके साथ ही मैदान में एक बार फिर खामोशी छा गई। दूर महल के एक बड़े से कमरे में बहुत सी मेजें लगाई गई थी, जहां साम्राज्य के खास और ताकतवर लोग मौजूद थे, जो मुकाबले के लिए आए योद्धाओं के साथ आए थे। ये लोग ज्यादातर बड़े दलों और साम्राज्यों से थे और महान योद्धा थे, जिनके लिए राजघराने ने खास इंतजाम किए थे। बुजुर्ग द्रोण, आचार्य थामा, महान ऋतिक वेदा, दुदुसी, एक खूबसूरत लड़की और वेताल एक मेज पर बैठे थे। यह खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, पाताल साम्राज्य से आई थी, जो एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ बैठी थी, जिसका नाम वेताल था। इस लड़की का नाम सुप्रिया था, जो अपनी खूबसूरती के साथ ही अपनी बेरहमी के लिए भी जानी जाती थी। तभी वो खूबसूरत लड़की चाय का एक प्याला उठाते हुए बोली, यकीन नहीं होता, साम्राज्य के इस मामूली मुकाबले में दुदुसी भी आई है। इस पर दुदुसी ने एक नजर सुप्रिया को देखा और कहा, मोहतरमा, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप मुझे जानती हैं? वैसे आपके साथ आए श्रीमान वेताल को तो मैं जानती हूं, पर आप कौन हैं? असल में दुदुसी उसकी शक्तियों और उसके स्तर का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, जिसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो उससे ज्यादा ताकतवर है, या वो कोई मामूली इंसान है। हालांकि दुदुसी यहां मौजूद ताकतवर लोगों से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। वैसे तो उसके पास अनेकों दिव्य अस्त्रों के हमले थे, लेकिन उसके पास कोई खास ग्रंथ नहीं था। असल में उसका इस साम्राज्य में आने का मकसद उस रहस्यमयी योद्धा का पता लगाना था, जिसके पास वो ताकतवर हमला था जिसको हासिल करके उसकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। दुदुसी पर्पल रंग के कपड़े पहने हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिस वजह से उसका उभरा सीना साफ नजर आ रहा था। बहुत से ताकतवर योद्धा और लीडर भी उसकी इस खूबसूरती को निहारे बिना नहीं रह पा रहे थे। दुदुसी सबकी नजरों को अच्छी तरह से समझती थी। तभी उसने अपने सामने खड़ी नौकरानी से चांदी के प्यालों में रखी वाइन का एक प्याला लेकर एक घूंट पिया और अपने जवाब का इंतजार करने लगी। दुदुसी को इस अंदाज से अपनी ओर देखते हुए उस सफेद कपड़ों वाली लड़की ने कहा, कमाल है, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई। लगता है आपके भाई, माफ करना, लीडर कालेश्वर ने आपको बताया नहीं कि 3 साल पहले हुए उस मुकाबले में वो हमारे साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए उत्तरी सीमा पर आए थे। तब साम्राज्य की सीमा की रक्षा हमारा दल कर रहा था, जिसमें महाकाल साम्राज्य के लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा था। मैं उसी पाताल साम्राज्य के लीडर की बेटी सुप्रिया हूं। मेरे पिता का नाम है पालेश्वर। यह सुनकर उस बड़े कमरे में सभी की नजरें उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की तरफ चली गई। वो सभी देखकर हैरान हो गए कि सफेद कपड़े वाली लड़की और दुदुसी की लगातार निकलती शक्तियों से उस कमरे की छोटी बड़ी वस्तुएं कांपने लगी थी। दोनों को इस कदर बेकाबू होते देख राजा नागार्जुन के माथे पर परेशानी की रेखाएं नजर आने लगी और उन्होंने महान ऋतिक वेदा की ओर देखा। महान ऋतिक वेदा इस मसले पर कुछ करते उससे पहले ही उनके खास दोस्त आचार्य थामा ने उनका हाथ खींचकर उन्हें रोक लिया और खड़े होकर बोले, लगता है इंद्रपुरी साम्राज्य को एक और मुकाबला रखना पड़ेगा, लेकिन इस मुकाबले में ताकतवर योद्धाओं की जगह साम्राज्य के लीडर मुकाबला करेंगे। यह सुनकर दोनों खूबसूरत लड़कियां समझ गई कि आचार्य थामा मजाक भरे अंदाज में उनसे अपनी शक्तियों को काबू करने के लिए कह रहे हैं। वहीं उस बड़े कमरे से दूर जंगली जानवरों से बेखौफ 3 परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक साथ चलते हुए वो तीनों परछाइयां कुछ ही देर में एक परछाई के पास आकर रुकी और तभी उस काले लिबास वाले लड़के, जो उनके मुकाबले काफी जवान था, उसने कहा, बताओ क्या जानकारी मिली है? यह सुनकर उनमें से एक ने आगे आकर झुककर कहा, श्रीमान, दुदुसी जी ने एक संदेश भेजा है कि कल सभी ताकतवर लोग पूर्वजों की गुफा में जाएंगे, तो हमारे पास कल का समय ही है, क्योंकि साम्राज्य में कोई भी 7वें स्तर का योद्धा नहीं होगा। जब उस काले कपड़े वाले लड़के ने यह सुना तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गई, जो कि बेहद खौफनाक नजर आ रही थी। ये देखकर खुद ताकतवर कहे जाने वाले त्रिदेव भी डर से कुछ कदम पीछे हो गए। वो लड़का अपना चोगा सही करते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से लाल खून जैसी आभा निकल रही थी और उसके शरीर से लगातार खून की महक भी आने लगी, जिसे महसूस कर कोई भी आम योद्धा बेहोश हो जाता। उस लड़के ने अपने हाथों को ऊपर किया, जिससे उसकी हड्डियां कड़कड़ाने की आवाज तक आने लगी और उसके चेहरे पर खूनी इरादों वाली मुस्कुराहट नजर आने लगी, जिसे देखकर वो योद्धा डर से कांपने लगे। उस काले कपड़े वाले लड़के ने अपनी खराश भरी आवाज में कहा, तो ठीक है, अपने सभी साथियों से आने के लिए कहो। कल सुबह हम उस बुढ़िया को खत्म करके रघुवंशियों का नामो निशान मिटा देंगे। ये कहने के बाद वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। उसको हंसता छोड़कर तीनों योद्धा परछाई के रूप में जंगल में गायब हो गए। क्या ये रहस्यमयी लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? क्या दुश्मनी है इन लोगों की उस बुढ़िया से और किस साम्राज्य से आए हैं ये लोग?
आखिर क्या इरादे हैं इनके? विद्युत के मुकाबले के साथ ही इंद्रपुरी साम्राज्य में चल रहे मुकाबले का एक और पड़ाव खत्म हो चुका था। विद्युत ने बुजुर्ग द्रोण के शिष्य लक्ष्य को करारी शिकस्त दी थी। यहां मुकाबले के अगले पड़ाव की तैयारियां होने लगी थी और वहीं दूसरी ओर साम्राज्य में गुप्त रूप से घुस चुके थे कुछ रहस्यमय लोग, जिनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो लोग रघुवंशियों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। वो लोग आपस में बातें करने के बाद परछाई के रूप में वहां के घने जंगल में गायब हो चुके थे। अपने खिलाफ चल रही साजिशों और षड्यंत्रों से अनजान एक लड़का धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो निरंतर अपने लक्ष्य को हासिल करने की डगर पर आगे बढ़ता जा रहा था। वो लड़का अक्सर रात दिन अपनी साधना में डूबा रहता था। ऐसी ही एक काली स्याह रात थी और वो लड़का ध्यान में बैठा था। वो लड़का कोई और नहीं, विद्युत था। रात के अंधेरे में जब सभी योद्धा आराम से सो रहे थे, उस वक्त विद्युत के चारों ओर बिजली की ऊर्जा का बहाव तेज था। उसके ध्यान की तीव्रता इतनी सघन थी कि उसके प्रभाव के कारण वहां का वातावरण बदलने लगा। आकाश में काले बादल मंडराने लगे, तेज हवाएं चलने लगी। उसकी साधना उस चरम सीमा तक पहुंच गई थी कि उसके शरीर के चक्र जागृत होने लगे, जिससे बिजली की ऊर्जा का बहाव और अधिक तेज हो गया। उस लड़के को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी थी कि जिस जगह वो अपने अभ्यास में खोया हुआ था, उस जगह पर वो अकेला नहीं था। वहां कोई और भी था जो उस पर छिपकर नजर रखे हुआ था। अचानक उस जगह पर एक खूबसूरत लड़की की आवाज आई, विद्युत, क्या तुम ठीक हो? उस आवाज से विद्युत का ध्यान भंग हो गया और कुछ ही क्षणों में वहां का वातावरण भी सामान्य होने लगा। जब विद्युत ने आवाज सुनी तो उसे वो जानी पहचानी लगी। उस वक्त आदित्य भी महल के पास एक बगीचे में पेड़ के नीचे ध्यान साधना करने में लगा हुआ था। विद्युत को ऐसा लगा कि शायद वो आवाज उसी तरफ से आई होगी, लेकिन जब विद्युत ने उस तरफ देखा तो रात का दूसरा पहर होने के कारण घना अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए उसे साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आया। चूंकि आवाज मधुर थी और साफ पता चल रहा था कि वो आवाज किसी लड़की की है, इसलिए विद्युत ने धीमी आवाज में अंदाजा लगाते हुए पूछा, इरा, क्या ये तुम हो? सामने से चलकर आती हुई उस लड़की ने जब सुना कि विद्युत उसे ईरा समझ रहा है, तो उसे ईरा से जलन महसूस हुई। सच तो यह था कि वो लड़की ईरा नहीं थी, बल्कि वो राजकुमारी ऐश्वर्या थी। राजकुमारी ऐश्वर्या काफी चतुर और चालाक थी। यही कारण था कि उसने विद्युत के इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। अपनी जलन वाली नाराजगी को उसने बड़ी सफाई से छिपा लिया और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ राजकुमारी ने बेहद सहजता से कहा, मैं ईरा नहीं, ऐश्वर्या हूं। यह सुनकर विद्युत हैरान हो गया और बोला, राजकुमारी, क्या कोई जरूरी काम था? अगर ऐसी बात थी तो आपने खुद क्यों तकलीफ उठाई? आप मुझे बुला ली थी। आपको रात में इस वक्त नहीं आना चाहिए था। इस तरह से रात में मेरे पास आना आपके लिए शायद भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। जब ऐश्वर्या ने विद्युत की बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी। राजकुमारी ने यह कह तो दिया, लेकिन मन ही मन कुड़ते हुए गुस्से से सोचा, ये लड़का ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं इसके पास किसी गलत इरादे से आई हूं? ये सोचते हुए राजकुमारी ऐश्वर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने मन ही मन में सोचा, विद्युत का सोचना भी गलत नहीं है। रात के दूसरे पहर में अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के पास इस तरह से जाए तो कोई भी यही समझेगा। इधर सामने खड़ा विद्युत मुस्कुराहट के साथ ऐश्वर्या के चेहरे पर आते जाते भावों को ही देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये राजकुमारी ऐश्वर्या इस वक्त यहां मेरे पास क्यों आई है? हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं और ना ही मैं किसी ताकतवर दल का हिस्सा हूं। दोनों ही कुछ पलों के लिए अपनी अपनी सोच में खो गए थे और चुपचाप खड़े थे। तभी वहां पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए राजकुमारी बोली, देखो विद्युत, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं इस साम्राज्य की राजकुमारी हूं, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैं बस कुछ खास बात तुमसे करना चाहती थी, इसलिए यूं बेवक्त तुम्हारे पास चली आई। विद्युत ने भी बात को ज्यादा तूल देना सही नहीं समझा और सहज होते हुए कहा, कोई बात नहीं राजकुमारी ऐश्वर्या, मैं आपकी बात समझ गया। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? विद्युत की बात सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर आई तनाव की लकीरें गायब हो गई। ऐश्वर्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मैं ये बताने आई थी कि कल से मुकाबले का अगला पड़ाव शुरू होने जा रहा है। उस पड़ाव में कल हमें नक्शे का एक एक टुकड़ा दिया जाएगा। वो नक्शा पूर्वजों की गुफा में जाने के रास्ते का है। मेरा प्रस्ताव है कि अगर हम दोनों एक टीम में हो जाएं, तो शायद हम बाकियों को हरा सकते हैं। ये कहते हुए ऐश्वर्या के चेहरे पर एक चमक थी। उसकी बात सुनकर विद्युत ने एक पल के लिए सोचा और फिर वो पूछने ही वाला था कि राजकुमारी को ये कैसे पता चला, लेकिन वो ये सोचकर रुक गया कि वो राजघराने की राजकुमारी है। उसके लिए ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसने कहा, पर पूर्वजों की गुफा में तो 10 योद्धा जा सकते हैं।
फिर मैं आपके साथ टीम में क्यों जाऊं? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? इस पर राजकुमारी ने अपने गुरूर भरे अंदाज में कहा। यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कहोगे। राजकुमारी ने आगे कहा, सच तो यह है कि अगर पूर्वजों की गुफा में कालेश्वर साम्राज्य के योद्धा पहुंच गए तो हमारे पूर्वजों की गुफा का रहस्य नहीं रह जाएगा। साम्राज्य की राजकुमारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कालेश्वर साम्राज्य के उन लोगों को हराकर मुकाबले से बाहर करूं। मेरा ऐसा करने से मुकाबले के नियम भी नहीं टूटेंगे और इंद्रपुरी साम्राज्य के रहस्य भी सुरक्षित रूप से रहस्य ही रहेंगे। जब विद्युत ने राजकुमारी ऐश्वर्या की पूरी बात सुनी तो एक पल के लिए वो हैरान हो गया। फिर उसने मन ही मन कहा, सच में कोई नहीं कह सकता कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी चालाक लड़की हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह साम्राज्य की वफादार राजकुमारी है। एक सच्ची राजकुमारी ही ऐसा कुछ सोच सकती है। जब राजकुमारी ऐश्वर्या ने देखा कि विद्युत उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो फिर से बेचैन होते हुए बोली, तो बताओ विद्युत, क्या तुम तैयार हो? इस पर विद्युत ने एक पल के लिए सोचा और कहा, राजकुमारी, वैसे देखा जाए तो मैं इस साम्राज्य का नहीं हूं। फिर भी अगर आप मेरे पास आई हैं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। पर इस पर राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, तुम साफ साफ कहो तुम्हें क्या चाहिए। देखो, मैं इतना तो समझती हूं कि तुम्हारे साथ लीसा, इरा और ध्रुव भी हैं जो काफी ताकतवर हैं। वो तीनों तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। मैं मायरा, नायरा, वुहान, सांबा और देवराज से बात कर चुकी हूँ, वो सभी राजी है। ऐसे में हम सब मिलकर 10 योद्धा हो जाएंगे और बाकी योद्धाओं का आसानी से सामना कर सकेंगे। अब बताओ तुम क्या कहते हो? विद्युत कोई ना समझ लड़का नहीं रह गया था कि यूं ही किसी की भी बातों में आसानी से आ जाए। सब कुछ समझ में आने के बाद विद्युत बोला, पर अगर मैं ना कह दूं तो? इस पर राजकुमारी बड़े खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, विद्युत, अगर तुम ना कहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तुम भी जानते हो, तुम अकेले पूर्वजों की गुफा तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम साथ देते हो तो मैं ऐश्वर्या नागा अर्जुन वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगी। और एक साम्राज्य की राजकुमारी के वादे की कीमत क्या होती है ये तो तुम जानते ही हो। असल में विद्युत भी जानता था कि पूर्वजों की गुफा में काफी रहस्यमयी ताकतवर ग्रंथ, कई बेशकीमती राज और नक्शे मौजूद हैं जिनसे वो अपनी शक्तियों को और भी अधिक बढ़ा सकता है। आचार्य थामा ने विद्युत को यह बात पहले ही बता दी थी। इन सारी बातों का ख्याल आते ही विद्युत ने मन ही मन निर्णय ले लिया था। इसलिए विद्युत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजकुमारी, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूं। जब राजकुमारी ने विद्युत को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने मन ही मन कहा, यह लड़का बेहद शातिर दिमाग वाला है और सच में कितना मतलबी है। इसे किसी बात से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसे फायदा नहीं होता। विद्युत के साथ बात पक्की हो गई थी। राजकुमारी जिस उद्देश्य से वहां आई थी वो काम पूरा हो गया था। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, तो वो मुड़कर वहां से जाने लगी। राजकुमारी को जाते देख विद्युत भी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके फिर से ध्यान लगाने लगा। अगला दिन 50 लोगों की भीड़ मुकाबले के मैदान में खड़ी थी। उनके सामने करीब 20 ताकतवर योद्धा और बुजुर्ग खड़े थे। उस स्थान पर साम्राज्य के सभी प्रमुख लोग उपस्थित हो चुके थे। घोषणा करने के लिए राजा नागार्जुन ने आगे आते हुए कहा, अब सभी योद्धा मुकाबले के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं बता देता हूं कि आखिरी मुकाबले में कोई नियम नहीं है। सभी योद्धा अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग द्रोण आपको पूर्वजों की गुफा में ले जाएंगे, इसलिए आप सभी 10 लोगों की टीम बनाकर या अकेले अकेले भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात आप सबको दोबारा बता दूं कि कोई भी 10 से अधिक योद्धाओं की टीम नहीं बना सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो योद्धा मुकाबले से बाहर कर दिए जाएंगे। आप सभी को बुजुर्ग द्रोण के द्वारा एक एक नक्शे का टुकड़ा दिया जाएगा। वो टुकड़े एक नक्शे का हिस्सा हैं। आप सभी को अपने सामने खड़े योद्धा को हराकर उससे उसके नक्शे का टुकड़ा हासिल करना है। इस दौरान आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा समेत सभी बुजुर्ग आपकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इस मुकाबले में आप अपने दिव्य जानवर को साथ नहीं ले जा पाएंगे। मुकाबले के दौरान आपको जंगली और जादुई खतरनाक जानवरों से मुकाबला भी करना होगा और उनसे बचना भी होगा। आपको इसके अतिरिक्त एक और नक्शा दिया जाएगा जिसमें आपके लिए कुछ अनोखी शक्तियां मौजूद होंगी, जिसकी सहायता से आप अपने साथियों को ढूंढकर आगे बढ़ेंगे। अगर सभी को मेरी बात समझ आ गई है तो मुकाबला शुरू करते हैं। फिर राजा नागार्जुन ने बुजुर्ग द्रोण की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, बुजुर्ग द्रोण आपको उस जगह तक लेकर जाएंगे जहां से पूर्वजों की गुफा की ओर जाने का रास्ता शुरू होता है। ये सुनकर सभी योद्धा एक दूसरे को देखने लगे और आपस में अपना अपना दल बनाने की बात करने लगे।
तो क्या होगा मुकाबले के इस भाग में? कहीं राजकुमारी ऐश्वर्या विद्युत के साथ कोई चाल तो नहीं चल रही? क्या होगा जब आमने सामने होंगे विद्युत और उसका सबसे प्रबल विरोधी तेजस? ऐसे न जाने कितने प्रश्न आप सभी के जहन में कौंध रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर का